अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इस लेक्चर के अंदर हम रिजिड एंड इलास्टिक बॉडीज को डिफाइन करेंगे और इसके साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसको हम स्टडी करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इलास्टिक बॉडीज। जी इलास्टिक बॉडी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? If the distance between individual particles of a system changes by applying force, then such a system is known as elastic body or deformable body. मतलब जैसे हमारे पास ये फोम होता है ना, फोम की या इस तरह की कोई जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, तो उसको जब हम कंप्रेस करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उस बॉल के किसी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है फोर्स लगाने से। तो ऐसी जो बॉडी होती है जिसको आप डिफॉर्म कर सकें, वो बॉडी इलास्टिक बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाती है। रिजिड बॉडी क्या होता है? इलास्टिक बॉडी के ऑपोजिट एक हाइपोथेटिकल बॉडी है। जो रिजिड बॉडी है ये जस्ट एक मफरूजा है। एक्चुअल रिजिड बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। होती क्या है? A system of particles in which the distance between any two particles remains same by applying force is known as rigid body. मतलब अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम नहीं होता या चेंज नहीं होता, तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। तो अब आप सोचें कि ऐसी बॉडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई भी आप बॉडी लाओगे तो उससे ज्यादा फोर्स जब आप अप्लाई करोगे तो जाहिर बात है उसके वो कंप्रेस हो जाएगी या उसके पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगा। जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ सिस्टम of one or more particles is called the number of degrees of freedom of the system. मतलब जी बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद है कि अगर आप आसान अल्फाज में कहें कि कोई बॉडी कितनी डायमेंशंस में मूव कर सकती है, तो उन 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 डायरेक्शंस की, उन डायमेंशंस की अगर आप तादाद बता दें तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। मतलब कोई बॉडी, कोई जिस्म किस दर्जे तक फ्री है मूव करने के लिए, तो उनकी जो तादाद है उसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि किसी भी बॉडी की पोजीशन को हम डिनोट कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो इसीलिए इस डेफिनेशन को मैंने कोऑर्डिनेट्स के साथ जोड़ दिया। ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ये इंडिपेंडेंट जो है ये बहुत ही अहम बात है। रिक्वायर टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो एक या ज्यादा पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की तादाद होती है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम दे रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई बॉडी किस तरह से कितनी डायमेंशंस में मूव कर सकती है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। जैसे अ बीड इन अ स्ट्रेट वायर कैन मूव इन ओनली वन डायमेंशन। मतलब जैसे आप एक डोरी के अंदर ये मोती पिरो देते हैं ना, बीड कहते हैं मोती को, जैसे ये तस्बीह के दाने होते हैं, तो तस्बीह का जो वो धागे के अंदर एक दाना पिरोया हुआ होता है, तो उसको आप आगे पीछे जब मूव करेंगे तो वो सिर्फ एक ही डायमेंशन में मूव कर सकता है। जैसे ये आपके पास कोई स्ट्रिंग है और ये आपने उसके अंदर एक मोती या बीड पिरो दी है। अब ये सिर्फ एक ही डायमेंशन में, एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, तो इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होगा। इस बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक और मिसाल है, अ रोप वॉकर वॉकर कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन। जैसे ये सर्कस के अंदर होता है ना, रस्से के ऊपर चलने वाला, तो जब वो रस्से के ऊपर चलता है तो उसके चलने की सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, वो लेफ्ट या राइट मूव नहीं कर सकता, ना ऊपर और नीचे मूव कर सकता है, तो उसकी भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है जिसमें वो मूव कर सकता है।
तो इसलिए इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 होगा। तीसरी मिसाल है, अ बॉल कैन मूव इन 2 डायरेक्शंस इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जैसे फर्श है ना, फर्श के ऊपर जो बॉल है वो सिर्फ 2 डायरेक्शंस में मूव कर सकती है, तो इसीलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। स्ट्राइकर ऑफ ए कैरम बोर्ड कैन मूव इन 2 डायरेक्शंस। इसी तरह कैरम बोर्ड जो गेम है उसका जो स्ट्राइकर होता है, जो उसके अंदर वो कॉइन सी वो बनी हुई होती हैं, तो उनको स्ट्राइकर का नाम देते हैं। वो उनके मूव करने की भी 2 डायरेक्शंस है, 2 उनकी सिमतें हैं। तो इसका भी, इसके अंदर भी उस पार्टिकल का वो जो स्ट्राइकर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 होगा। अ फुटबॉल कैन मूव इन 3 डायमेंशंस ड्यूरिंग फुटबॉल गेम। तो अब फुटबॉल को देखें, वो प्लेन में भी मूव कर सकती है, जब वो हिट करते हैं उसको तो हवा के अंदर बुलंद भी हो जाती है, तो वो 3 डायमेंशंस में मूव कर सकती है। तो इसीलिए एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो फुटबॉल की जो मोशन होती है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 3 होता है। अ बर्ड कैन फ्लाई इन 3 डायरेक्शंस, या बटरफ्लाई की मिसाल ले लें, तो बटरफ्लाई जो होती है वो भी 3 दिशाओं में हरकत कर सकती है, तो इसीलिए इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होगा। तो ये तो थी डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल्स के कोई बॉडी कितनी डायमेंशंस में मूव कर सकती है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अब हम कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज और एग्जांपल्स देखते हैं। जी, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस। अच्छा, सबसे पहली बात, आ पार्टिकल, एक पार्टिकल है हमारे पास। दूसरी बात, फ्रीली मूव कर रहा है। तीसरी बात, स्पेस के अंदर। तो ऐसे पार्टिकल को 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्स, वाई और जी। इसीलिए जब कोई पार्टिकल स्पेस के अंदर फ्रीली मूव करेगा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, और यहीं पर अगर आप स्पेस की जगह प्लेन का नाम ले देते हैं कि अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन प्लेन, तो यहां पर फिर 3 के बजाय 2 कोऑर्डिनेट्स आ जाता, एक्स और वाई। तो इसी तरह अगर आप तीसरी मिसाल इसी से बना सकते हैं कि अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली अलोंग अ लाइन, जैसे वो बीड की एग्जांपल दी ना, तो फिर उसके लिए 1 कोऑर्डिनेट रिक्वायर होगा, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट्स, तो उसको फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो उसका 1 होगा। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास कि 2 पार्टिकल्स है हमारे पास मूविंग फ्रीली इन स्पेस। मतलब ऐसा समझ लें कि एक सिस्टम है हमारे पास जो कि 2 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, तो हर एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, तो 2 पार्टिकल्स के लिए हमें 6 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी टू स्पेसिफाई देयर पोजीशंस। देन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 6। तो इस केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है। अब यहाँ से अगर हम रिजल्ट को जनरलाइज कर दें, हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास इफ एन जो है, टोटल आपके पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, एन, तो उस सूरत में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो आपके पास हो जाएगा 3n। ठीक है, जैसे ऊपर हमारे पास एक पार्टिकल्स था तो 3 आ गया। दूसरी मिसाल में 2 पार्टिकल्स हैं तो उस केस में 6 बन जाएगा, 2 इंटू 3। तो अब यहाँ पर ये याद रखें, ये सारी कंडीशन सिर्फ उनके लिए जो फ्री पार्टिकल हो और स्पेस के अंदर मूव कर रहे हो, फ्रीली मूविंग इन स्पेस। तो ये जो फार्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, ये सिर्फ उन पार्टिकल्स के लिए है जो फ्रीली स्पेस में मूव कर रहे हो। मतलब हमने उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। जी, इसी तरह आपके पास तीसरी मिसाल है, अ पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन स्पेस रिक्वायर 3 कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन। सॉरी, ये तो ऊपर वाली ही आ गई एग्जांपल।
फोर्थ आपके पास है अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स मूविंग फ्रीली इन स्पेस रिक्वायर 3n कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन। मतलब टोटल पार्टिकल आपके पास n है, एक पार्टिकल के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, तो n पार्टिकल्स के लिए आपको 3n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, इसीलिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके पास 3n आ जाएगा। अच्छा, यहां तक तो ये जो एग्जांपल्स हैं इनके अंदर आपने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई, मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं स्पेस के अंदर। और ऊपर वाली सारी एग्जांपल्स में आपने याद रखना है कि स्पेस को अगर प्लेन से बदल दिया जाए फिर 3n के बजाय फार्मूला बन जाएगा 2n, क्योंकि स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जी, फिफ्थ उसने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कांस्टेंट। मतलब ये आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, इनका जो आपस में डिस्टेंस है ना ये कांस्टेंट है। मतलब ये जो राइट साइड पे ये पार्टिकल है, जब जब ये मूव करेगा तो ये पार्टिकल मजबूर होगा कि उसके साथ ये भी मूव करे, और जब ये दोनों मूव कर रहे होंगे इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना ये कांस्टेंट रहेगा। इसी चीज को हम यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कुछ यूं भी पूछा जा सकता है कि इफ टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड मूविंग इन स्पेस। रिजिड रॉड का मतलब है कि उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो कम या ज्यादा नहीं होगा। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पार्टिकल्स आर गिवन बाय दिस। तो स्पेस के अंदर हर पार्टिकल ये 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। तो देर आर टोटल ऑफ 6 कोऑर्डिनेट्स, टोटल हमारे पास 6 बन गए। लेकिन जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकाले बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो फिर आप उसको इस तरीके से राइट करेंगे। अब यहां से अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो कोई एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर कोऑर्डिनेट्स। टोटल 6 हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक कोऑर्डिनेट बाकी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो पीछे हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी तादाद को आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का नाम देते हैं। तो अब इसमें एक तो कोऑर्डिनेट डिपेंड कर गया बाकियों के ऊपर, तो इसीलिए हम उस एक पार्टिकल को एक्सक्लूड कर देंगे, तो टोटल आपके पास 5 बन जाएगा। So one coordinate can be expressed in terms of others, then number of independent coordinates becomes 5, then degrees of freedom becomes 6 minus 1, that is 5. तो अब आप ये देखें कि ऊपर जो आपको 3n वाला फार्मूला बताया है वो अब यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपने कंडीशन लगा दिया है, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इसको आप एक कंस्ट्रेंट का नाम देते हैं कि आपने रेस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। तो उस सूरत में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके पास 5 बन जाएगा। जी, नेक्स्ट एग्जांपल है इफ डिस्टेंस बिटवीन 3 नॉन कोलिनियर पार्टिकल्स इज कांस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि 3 पार्टिकल्स हैं आपके पास और इनके जो बीच में आपस का डिस्टेंस है वो नहीं कम ज्यादा होगा। या फिर आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि इफ 3 पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय 3 रिजिड रॉड्स मूविंग इन स्पेस। मतलब ये सपोज कर रहे हैं कि ग्रीन कलर के रिजिड रॉड्स हैं, तो रिजिड रॉड का भी यही मतलब है कि ये डिस्टेंस जो इन पार्टिकल्स का कम नहीं होगा। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पार्टिकल, तो टोटल 3 पार्टिकल्स हैं, तो टोटल इनके 9 कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे हर एक पार्टिकल के लिए। लेकिन अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस कितनी है, इन दो पार्टिकल के बीच भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये एक रेस्ट्रिक्शन है, ये दूसरी कंस्ट्रेंट है, और ये आपके पास तीसरी कंस्ट्रेंट है। तो टोटल इसमें कोऑर्डिनेट्स 9 है और नंबर ऑफ जो रेस्ट्रिक्शंस हैं या कोऑर्डिनेट वो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपके पास है 3। तो
पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी लिखते हैं बट द डिस्टेंस और लेंथ L between any two particles is constant. So we can write for first two particles, then ये यहाँ पर इनको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम। यहाँ पर आप 2 के बजाय 3 राइट कर लें, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस। और इसी तरह यहाँ पर आप 3 कर लें कि थर्ड और सेकंड के बीच में डिस्टेंस। ये मैंने इसको चेंज तो करना था बट ये मिस्टेकनली ऐसे लिखा गया। ये डिस्टेंस आ गया फर्स्ट टू पार्टिकल्स के बीच में, ये से फर्स्ट और थर्ड के बीच में, और ये सेकंड और थर्ड के बीच में डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पर आप देखें टोटल तो आपके पास है 9 कोऑर्डिनेट्स। अब इस फर्स्ट इक्वेशन से एक कोऑर्डिनेट बाकी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी तरह सेकंड में भी ऐसे होगा, थर्ड में भी ऐसे होगा। तो टोटल 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बाकी 6 के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। So 3 coordinates can be expressed in terms of other 6. The number of independent coordinates becomes 6. Then the degree of freedom becomes 6. पर ये 5 भी mistakenly लिखा गया, यहाँ पर ये 6 आ जाता है। तो 3 पार्टिकल्स को इस तरह से उनके बीच में जो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रखा जाए तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 6 होता है। तो अब आप इस एग्जांपल और पीछे जो एग्जांपल थी जिसमें 2 पार्टिकल्स को आपने कांस्टेंट डिस्टेंस पे रखा हुआ था, इन दोनों एग्जांपल्स को हम जनरलाइज करके यूं कर सकते हैं कि इफ देयर आर n पार्टिकल्स with k constraints या restrictions moving in space, then degree of freedom becomes 3n minus k. अब यहाँ पर अगर आप प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो उसमें 2 पार्टिकल्स थे, तो n की वैल्यू आप 2 पुट कर देंगे, और एक ही रेस्ट्रिक्शंस थी, मतलब उनके बीच में एक ही डिस्टेंस कांस्टेंट था, तो 1 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और हमारे इस प्रेजेंट केस के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, तो n की वैल्यू आप 3 पुट कर देंगे, और टोटल इसमें रेस्ट्रिक्शन भी 3 है, तो इसीलिए आप k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो ये आपके पास टोटल बन जाएगा 6। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 है। अच्छा, कोई अदर केसेस भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको ये कहूं कि एक पार्टिकल जो है ना, एक पार्टिकल वो इस तरह स्ट्रेट लाइन के अबाउट मूव नहीं कर रहा, बल्कि वो एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कर लें कि ये इस टाइप की पैराबोलिक कर्व है। अब आप सोचेंगे ये कर्व तो 2 डायमेंशन है, ठीक है। तो अगर हम प्लेन में इसकी बात करते हैं, तो प्लेन में अगर एक पार्टिकल इस कर्व के अबाउट मूव करता है तो उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। तो ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जब एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, इस कर्व के ऊपर ऊपर वो पार्टिकल जो है वो मूव करता है, तो अब इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने वाले 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक आपके पास जो दूसरा है वो है वाई कोऑर्डिनेट्स। लेकिन ये जो कर्व है, इस कर्व को आप यूं भी तो राइट करेंगे ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे ये पैराबोलिक शेप में है, तो पैराबोला की इक्वेशन इसी तरह से लिखी जाएगी ना, y इज इक्वल टू समथिंग। तो अब इसमें देखें y जो है ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो इसका मतलब है कि एक कोऑर्डिनेट जब दूसरे पे डिपेंड कर गया तो वो डिपेंड करने वाले को हम उसमें से माइनस कर देते हैं। तो टोटल कोऑर्डिनेट्स 2 थे, एक माइनस कर देंगे तो ओनली 1 कोऑर्डिनेट बच जाएगा। तो इसका मतलब है पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करे या पार्टिकल अलोंग अ कर्व्ड लाइन मूव करे, दोनों केसेस में आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 1 आएगा। तो इस केस में भी, हालांकि ये प्लेन कर्व है, लेकिन इसके बावजूद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 आ गया। जी, इसी तरह
नीचे मैंने ये लिखा हुआ है कि इफ देयर आर n पार्टिकल्स विद a कंस्ट्रेंट मूविंग इन प्लेन, तो प्लेन की बारी जब आएगी तो प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा 2n माइनस के। स्पेस की बात होगी तो 3n माइनस ए बन जाएगा। जी, नेक्स्ट आपके पास है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ a rigid body which can move freely move in space is 6। देखें, बॉडी के ऊपर एक रिजिड बॉडी है ना, अगर हम रिजिड बॉडी के 2 पॉइंट्स फिक्स कर लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स में से चूंकि एक सिंगल लाइन गुजर सकती है, यूनिक लाइन, तो इसका मतलब है कि वो बॉडी तो उसके अबाउट रोटेट करेगी। तो अगर आप बॉडी को स्पेस में फिक्स करना चाहते हैं, तो फिर आपको उस बॉडी के ऊपर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सपोज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अब मैंने 3 पॉइंट्स फिक्स कर लिए हैं। इस बॉडी के ऊपर फिक्स इसलिए किए हैं ताकि ये बॉडी स्पेस में फिक्स हो जाए। तो अब जब ये फिक्स 3 पॉइंट फिक्स करेंगे तो इनका आपस में डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वही प्रीवियस केस बन जाएगा कि 3 अलग अलग पार्टिकल्स आप पार्टिकल्स ले रहे थे, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस फिक्स था। यहाँ पर तीनों पार्टिकल आपने कहाँ पर ले लिए, उसके ऊपर ले लिए, उस बॉडी के ऊपर। अब चूंकि ये फिक्स पॉइंट्स हैं, तो फिक्स पॉइंट्स होने की वजह से इनका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 बन जाएगा। वही सारी रीजंस हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर दी हैं कि उसी तरह 3 इक्वेशंस बनेंगी, और 3 इक्वेशंस में से 3 कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो बाकी 6 पे डिपेंड कर जाएंगे। तो टोटल इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 है। तो याद रख लें कि जब भी एक बॉडी जो कि रिजिड बॉडी है वो स्पेस के अंदर मूव करेगी, तो उस सूरत में स्पेस में मूव करने पर उसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा वो 6 हो जाएगा। तो अब इस तरह कोई भी आपसे जो केस है वो डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड। फर्दर कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, उनको खुद आपने अंडरस्टैंड करने की ट्राई करनी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके अंदर जस्ट हमने आज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को स्टडी किया है और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। जी, इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।